So in last class, which topic we have, sorry, which year's questions we have discussed? Anyone remember? We have discussed 2023 question paper, right? 2021 and 22 and 23 ऐसे हमने अब तक किया, right? Is it clear to you? Now let's start with 2024 question paper. 2024 question paper is very important because last 2 years के जो trend होते हैं, normally UPSC keeps the trend of asking the question for at least for around 4 to 5 years. तो पिछले 2 साल का जो ट्रेंड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, दैट यू नीड टू फोकस मोर ऑन. तो आज जो भी मैं टॉपिक दूंगा, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, and I will also share with you for prelims exam point of view. Can you all see the question paper on your screen? Is it visible to all of you? Please note down all the topics which you need to study in basic for science and technology. Question paper आपको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. So these are geography questions we have already discussed. क्वेश्चन नंबर 17, सब्सटेंसेस इन न्यूज. हर बार यूपीएससी अगर कोई सब्सटेंस पॉजिटिव रीजन नेगेटिव रीजन की वजह से अगर न्यूज में है तो उससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है. सो विथ रेफरेंस टू perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances, that is called PFAS, right? In 2021 also there was one similar such question with respect to polycarbon. You remember? Polycarbonate से related question पूछा गया था. Even in 2022 also they have asked questions related to similar such the substance which was in the news. तो अब यहाँ पे पूछा गया perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances which are popularly called as PFAS that are used in making many consumer products. बहुत सारे consumer products को इस्तेमाल करने की मतलब उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है. So consider the following statement with respect to PFAS. तो स्टेटमेंट 1. तो जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होता है तो हम क्या करते हैं? व्हाट वी नॉर्मली डू, we read the statement carefully, we break the statement carefully, we try to find out if there is any extreme word, if there is any likely mistake, if there are any chances of getting it wrong. In statement based questions we try to find out the wrong statement even if we don't know whether the statement is correct or not, but अगर कोई right wrong statement अगर हमें मिलता है तो we try to find out the answer of that question, right? चलिए, so let's see, read the statement one by one. PFAS are found to be widespread in drinking water. मतलब PFAS का इस्तेमाल ड्रिंकिंग वाटर में किया जाता है, फूड में किया जाता है और फूड पैकेजिंग मटेरियल में किया जाता है. PFAS. Have you ever seen perfluoroalkyl, polyfluoroalkyl substances? मतलब ये कंटेनर जो फूड कंटेनर, फूड प्रोसेसिंग और वाटर कंटेनर में उसका इस्तेमाल किया जाता है. इसका इस्तेमाल किया जाता है ऐसे जब स्टेटमेंट आता है तो स्टेटमेंट सही होता है या गलत होता है? यूपीएससी में हमने डिस्कस किया था. जब भी कोई वस्तु है या जब भी कोई साइंस है, टेक्नोलॉजी है दैट इज यूज्ड फॉर दिस रीजन, दैट इज अप्लाइड इन दिस द एक्टिविटी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बिकॉज दे आर पॉजिटिव स्टेटमेंट, राइट? अब सेकंड स्टेटमेंट है PFAS are not easily degraded in the environment. तो ये easily degrade नहीं होते हैं. तो नॉर्मली ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं जो न्यूज में नेगेटिव वजह से इस वजह से होते हैं बिकॉज दे आर वो एनवायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ हार्मफुल होंगे, एनवायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक होंगे, है. दिस इज द कॉमन सेंस. दैट इज व्हाई यूपीएससी इज आस्किंग. सो दे आर नॉट इजीली डिग्रेडेड एनवायरमेंट. मतलब एनवायरमेंट में वो इजीली डिग्रेड नहीं होते. डिग्रेड नहीं होना मतलब का जसं आपण म्हणतो ना प्लास्टिकवर का बंदी टाकण्यात आली? एनी आयडिया? प्लास्टिक, पॉली, क्या बोलते हैं उसको, कैरी बैग को जो बनाया जाता है प्लास्टिक, उसका एक्चुअल नाम क्या होता है? एनी आइडिया? पॉलीथीन. पॉलीथीन. Why the polythene bag is banned? Because polythene bags are not easily degradable, right? तुम्ही ऐकलं असेल शाळेमध्ये वगैरे असताना की हे जे पॉलिथिन बॅग आहेत ते हजारो वर्ष काय होत नाहीत, म्हणजे ते डिग्रेड होत नाहीत, राइट? तो ये सेम वही टर्म, ये पॉली वर्ड जो है ना, रिमेंबर पॉली मीन्स Many. यस, मैनी. तो पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंसेस, परफ्लोरोअल्काइल, पॉलीफ्लोरोअल्काइल, तो ऐसे पॉलीथीन टाइप बहुत सारे
ये जो चीजें हैं वो वाटर पैकेजिंग में या फूड पैकेजिंग में या फूड इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। और इसका प्रॉब्लम क्या है कि दे आर नॉट इजीली डिग्रेडेड इन द एनवायरनमेंट। लास्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, दैट इज persistent exposure। लास्ट ईयर सिल्वर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, यू रिमेंबर? नॉट सिल्वर, हाँ सिल्वर ओनली शायद, राइट। सिल एज अ पोल्यूटेंट पूछा गया था, सिल्वर एज अ पोल्यूटेंट समथिंग, सॉरी मर्क्यूरी, नॉट सिल्वर, मर्क्यूरी, यू रिमेंबर दैट? तो देर इज नो सेफ लेवल ऑफ द मर्क्यूरी एक्सपोजर ऐसे दिया गया था, यू रिमेंबर दैट? और मैंने शायद उससे रिलेटेड एक नोट्स भी भेजा हुआ है आपको, और उस नोट्स में, मर्क्यूरी वाले नोट्स में, एक वर्ड भी इस्तेमाल किया गया है, दैट हाउ द मर्क्यूरी इज एनवायरमेंटली हार्मफुल। तो उसमें लिखा गया परसिस्टेंट एक्सपोजर टू पीएफएस कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन। एक कंसेप्ट है बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन मतलब क्या? कि ये जो इस तरीके के जो सब्सटेंसेस होते हैं एक बॉडी से, मतलब एक एनिमल से दूसरे एनिमल में बढ़ते जाते हैं, और वो हाईएस्ट चेन ऑफ जो बॉडी होती है वहां तक वो क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, नाउ फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल, ग्रास। ग्रास पे क्या किया गया? पेस्टिसाइड स्प्रे किया गया। ग्रासवर काय करण्यात आलं? पेस्टिसाइड स्प्रे करण्यात आलं, एखादं केमिकल स्प्रे करण्यात आलं, पेस्टिसाइड। देन दिस ग्रास इज इटन बाय बफेलो। बफेलो, ऑल ऑफ यू नो, बफेलो ने त्या ग्रासला मतलब उसको खा लिया उसने। फिर बफेलो डाइड आफ्टर सम टाइम। Buffalo, what happened? Buffalo has died after some time. Then that dead buffalo is eaten by crow or eagle. Eagle सर्वांना माहिती है, राइट? अब क्या होता है, ये पेस्टिसाइड, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्रास पे एक पेस्टिसाइड किया गया था, स्प्रे किया गया था, दैट वी कैन से डिक्लोफेनाक। तो डिक्लोफेनाक का इंजेक्शन बफेलो को दिया जाता है, पर यहाँ पे कोई किया, तो अभी क्या हो जाता है, ये जो केमिकल युक्त जो ग्रास है दैट इज ईटन बाय बफेलो, तो ये केमिकल बफेलो में चला गया, फिर बफेलो से वो चला गया ईगल में। तो जैसे ये यहाँ पर आ जाता, तो यहाँ पे द परसेंटेज ऑफ दैट केमिकल पेस्टिसाइड इज फाउंड मोर इन क्रो और ईगल। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बायो अक्युमुलेशन। म्हणजे एका प्राण्यापासून दुसऱ्या प्राण्यामध्ये केमिकल ट्रान्सफर होत जाणं, आणि वरच्या स्तरावर, म्हणजे वरच्या स्तरावर म्हणजे काय, फूड चेनचा जो वरचा स्तर असतो, जो हायेस्ट स्तर आहे, त्या हायेस्ट स्तरामध्ये त्याचं प्रमाण जास्त फाउंड केला जातो, अँड दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड अस बायो अक्युमुलेशन. तो परसिस्टंट एक्सपोजर टू पीएफआयएस, म्हणजे पीएफआयएस ला कंटिन्युअसली तुम्ही त्याचा जर वापर केला असेल तर दॅट कॅन लीड टू बायो अक्युमुलेशन इन ॲनिमल बॉडीज. दिस स्टेटमेंट कॅनचं मी सांगितलं होतं तुम्हाला, यू रिमेंबर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मध्ये, इफ द वर्ड कॅन इज देअर देन दॅट स्टेटमेंट इज ऑल्सो Right. करेक्ट, राइट? करेक्ट। तो अब यह persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies. So all the three statements are correct. And इसके अलावा भी मैंने एक थंब रूल आपको बताया था, याद है? इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब भी 1 2 3 स्टेटमेंट आते हैं या 1 2 3 अगर कोई इंफॉर्मेशन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज करेक्ट। तो आंसर शुड बी 1 2 and 3। अंडरस्टूड? इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड what is PFS, then also you could have solved this question if you have observed the previous year question and you have analyzed the previous year question, and if you understood that की अशा प्रकारच्या स्टेटमेंट मध्ये 1 2 3 स्टेटमेंट जेव्हा दिले जातात तर 1 2 3 ही मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट असतात. गॉट इट श्वेता? बट आपल्याला बेसिक अभ्यास तर करावा लागणार आहे. थंब रूलनेस आपण वी कांट डिपेंडंट ऑन थंब रूल फॉर व्हेरी लॉंग टाइम, बिकॉज यू कांट क्वालिफाय द मेन एक्झाम बाय फॉलोइंग थंब रूल. मेन एक्झाम मध्ये तुम्हाला नॉलेज पाहिजे. इव्हन इन इंटरव्ह्यू मध्ये देखील एखादा प्रश्न विचारण्यात आला तर तुम्हाला त्याचं उत्तर देता यायला पाहिजे. दॅट इज वी नीड टू स्टडी. सो व्हाट विल स्टडी? व्हाट इज पीएफएएस मटेरियल? नोट इट डाउन. पीएफएएस मटेरियल क्या होते हैं और कौन से ऐसे, एंड बायो अक्यूमुलेशन ये कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज बायो अक्यूमुलेशन एंड व्हाट, मतलब इस पीएफएएस से बायो अक्यूमुलेशन होता है ऐसे उन्होंने लिखा हुआ है. तो ये बायो अक्यूमुलेशन क्या होता है? दैट्स व्हाट यू नीड टू चेक इट आउट. इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए, यस बोलिए. सर साइंस में अल्कोहल से भी क्वेश्चन पूछे जा सकेंगे ना? अल्कोहल. हाँ पूछे जा सकते हैं ना.
अगर अल्कोहल का अगर कुछ गलत इस्तेमाल वगैरह हो रहा है या वो कुछ न्यूज में है अगर किसी वजह से, तो पूछा जा सकता है। हम्म। चल चल, क्वेश्चन नंबर 22। ये बाकी के जो क्वेश्चन है, दैट सिसाडा, फ्रॉग ऊपर, पॉन्ड स्टेक्स एक्सेट्रा, ये एनवायरमेंटल स्टडीज वाले क्वेश्चन है, इकोसिस्टम, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। बट क्वेश्चन नंबर 22, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 दिया गया, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन यू रिमेंबर 2023-24 में ये नई कैटेगरी ऐड की गई थी क्वेश्चंस में, नया ट्रेंड ऐड किया गया था 23-24 में। तो इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आल्सो सम ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, whether the statement 1 is correct, statement 2 is correct, and if statement 2 is the correct explanation of statement 1 or not, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो लेट्स रीड। ऐसे प्रश्न आले की घबरायचं का एग्जाम हॉल मध्ये? श्वेता, No. no, right? Read statement carefully, try to find out if any of both of the statement is wrong. दोन्हीपैकी एखादं स्टेटमेंट जर रॉंग जर आढळलं तर आपल्याला आन्सर फाइंड आउट करणं इझी आहे, राइट? तो लेट्स रीड इट आउट. द स्टेटमेंट सेज दैट मेनी च्युइंग गम्स, च्युइंग गम सर्वांना माहिती आहे, ऑल ऑफ यू नो च्युइंग गम्स. चिंगम Yes, ना? sir. हाँ, यस, हाँ। हम उसको चिंगम कहते हैं, बट इट इज एक्चुअली च्युइंग गम्स, राइट? तो मेनी च्युइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. तो बहुत सारे जो च्युइंग गम्स हैं वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के सोर्स को कंसिडर किया जाता है. स्टेटमेंट करेक्ट असेल का रॉंग असेल? करेक्ट असेल, एम राईट? शाळेमध्ये वगैरे असताना वाचलं असेल, किंवा नॉर्मली अशा प्रकारचे जे असतात, तुम्ही ऐकलं असेल च्युइंग गम्स नाही खायला पाहिजे म्हणून, राइट? सेकेंड, मेनी च्युइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस. तो बहुत सारे च्युइंग गम्स में प्लास्टिक होता है. ऊपर वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सिमिलर है, और इसी वजह से च्युइंग गम्स आर कंसिडर्ड एज एनवायरमेंटली पोल्यूशन. तो क्या आंसर होना चाहिए? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1. एम आई राइट? गॉट इट? प्रश्न इजी होता का अवघड होता हा? This is the question of UPSC's, science and technology question, which is considered as one of the toughest exam in India. So what do you think, Rachna? Questions अवघड असतात का इझी असतात UPSC चे? Easy असतात sir. इझी असतात, पण बेसिक नॉलेज आपल्याकडे असायला पाहिजे. Am I right? चल ना, नेक्स्ट 23. एनी आयडिया सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीवर जे प्रश्न विचारले जातात, बेसिक सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीवर, युपीएससीने आपल्या नोटिफिकेशन मध्ये क्लिअरली मेन्शन केलेलं आहे that the questions on science and technology as well as even on environmental studies is based up to the 10th standard level. म्हणजे 10वी पर्यंत आपण जे स्टडी करतो एन्व्हायरमेंटल स्टडीज आणि सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, त्याच स्टँडर्डचे प्रश्न विचारले जातात. इथे प्रश्न खूप अवघड विचारले जाणार नाही, 10वीच्या लेवलचे प्रश्न विचारले जातात. म्हणजे आपण शाळेमध्ये असताना 10वी पर्यंत जे काही बेसिक सायन्स, बेसिक टेक्नॉलॉजी जे आपण स्टडी केलेलं आहे, त्याच्या आधारावर युपीएससी ची उत्तरे काढता येऊ शकतात. बट द प्रॉब्लेम इज दॅट की वेन वी आर इन द स्कूल वी डोंट स्टडी, और इवर रादर दॅन वी डोंट स्टडी, वी डोंट, मला आपली कॅपॅसिटी एवढी, बौद्धिक क्षमता आपली एवढी नसते की त्यावेळेस या गोष्टी आपण एवढ्या चांगल्या पद्धतीने समजून घेऊ. इज इट क्लिअर? That is why many times even if we have studied these subjects and topics in school, we are not able to find out, we are not able to appreciate it completely. Yeah? चलिए, क्वेश्चन नंबर 25. दिस इज रिलेटेड टू लायंस. लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन. मतलब लायन का कोई एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है. सेकंड स्टेटमेंट, अनलाइक मोस्ट अदर बिग बैट्स, चीतास डू नॉट रोर. चीता जो है वो रोर नहीं करते. रोर करना मतलब पता है? रोर करणं म्हणजे काय? टायगर आणि लायन्स काय करत असतात? डरकाळी फोडत असतात. मग चीता डरकाळी फोडत नाही, असं स्टेटमेंट दिलेलं आहे. लास्ट आहे, अनलाइक मेल लायन्स, मेल लेपर्ड्स. अच्छा, लेपर्ड्स के बारे में बात की गई. लेपर्ड मतलब क्या? लेपर्ड मीन्स बिबट्या. Unlike male lions, male leopards do not proclaim their territory by scent marking. Lions, tiger वगैरे तुम्ही ऐकलं असेल बऱ्याचशा युट्यूबवर व्हिडिओज वगैरे आलेले होते रिलेटेड टू दॅट, हाऊ टायगर्स अँड मेल लायन्स
ते आपल्या टेरिटरीला काय करतात, मार्किंग करत असतात बाय सेंट मार्किंग, राईट. सो दॅट्स व्हॉट यू कॅन चेक. सो जसं लायन करतात तसं लेपर्ड करत नाहीत, असं त्यांनी स्टेटमेंटमध्ये दिलेलं आहे. डज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉंग? Wrong. Wrong. Leopards also do that, right? In fact, we have seen that even जो dogs होते हैं, dogs also create their own territory. You know that? मतलब हर जो जानवर होता है इस तरीके के कैट का फैमिली के जो टाइगर होता है, बिग कैट एनिमल जो होते हैं ना, they do what you can say, create their own territories, right? So third statement should be wrong. तो आंसर should be 1 and 2 और 1 2 3 होना चाहिए, एज पर थंब रूल 1 2 3 होना चाहिए. बट यहाँ पर स्टेटमेंट एक्सट्रीम है कि मेल लायन करते हैं बट लेपर्ड्स नहीं करते हैं, ऐसे उन्होंने लिखा हुआ है. तो थर्ड स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट. तो कंफर्म द आंसर वेदर इट इज 1 and 2 और 1 2 and 3. चलिए, now let's move on to the next question. ये 100 मिलियन फार्मर वाला क्वेश्चन है. क्या करेंगे? विल यू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन और नॉट? ये किस टाइप का क्वेश्चन है? डू यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था अगर लेंदी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो क्या करना है? Skip करना है. सो दिस इज अ वेरी लेंदी स्टेटमेंट, लाइक अगर आप देखेंगे बहुत लेंदी स्टेटमेंट्स है और इसको पढ़ने में बहुत ज्यादा समय जाएगा. इट विल बी वेस्ट ऑफ योर टाइम. एग्जाम में ये ट्रैप वाला क्वेश्चन है. दिस ट्रैप क्वेश्चन हैज बीन क्रिएटेड बाय यूपीएससी टू एंश्योर दैट यू विल गेट ट्रैप्ड, राइट. तो आपको इसी तरीके से ना आईएएस आईपीएस के तौर पे जब आप काम करते हो तो उस समय में आपको ऐसे ट्रैप में क्या नहीं करना है, आपल्याला त्या ट्रॅपमध्ये सापडायचं नाहीये, त्या जाळ्यामध्ये आपल्याला सापडायचं नाही. हा यूपीएससीचा ट्रॅप असतो. दरवर्षी असे 2 ते 3 प्रश्न एक्झाम मध्ये दिले जातात. तर यू विल स्किप सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट. तो यू विल डायरेक्टली गो टू द व्हाट, यू विल डायरेक्टली गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, राइट. बट एनीवेज, अगर आपको सॉल्व करना ही भी है तो ये आप सेकेंड राउंड में सॉल्व करेंगे जब आपका अटेम्प्ट बहुत कम होगा. तो दैट टाइम यू कैन सॉल्व इट आउट, राइट. चलिए, नाउ question number 27. How many of the above are considered as distributed energy resources? Distributed energy resources के कौन से टाइप है, ऐसे पूछा गया. Distributed energy resources. Why this question must have been asked by UPSC in 2024? Any idea? Because मैंने आपको बताया था 2021 में मैक्सिमम क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए थे? Vaccine. Which technology? In 2021, majority of the question was related to viruses, biotech, genetic engineering, and vaccine, etc. You remember that? उसके बाद 2022 and 23 मध्ये 2022 आईटी टेक्नॉलॉजी से रिलेटेड, मोबाइल टेक्नॉलॉजी से रिलेटेड ज्यादा पूछे गए थे. SaaS and many online platforms, etc. Because we have shifted to the SaaS type of technologies in 2020 after Corona. इन 2023 कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, किसी को याद है? कल हमने डिस्कस किया वो. Yes, anyone remember? On which topic they have asked more question? No idea? कल मैंने नोट्स शेयर किए हुए हैं गूगल जेमिनाई के. सर पानी का वो, पानी में जो मेडिसिन यूज किया जाता है. ओके. और Space technology. स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, राइट. दिस ईयर इन 2024 they have asked more questions related to energy. इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज्यादा उस समय में पुश किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा. ईवी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस, राइट. सोलर एनर्जी, सो बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर्स, फ्यूल सेल, रूफटॉप सोलर वोल्टाइक यूनिट्स. रूफटॉप सोलर वोल्टाइक यूनिट्स ना, रूफटॉप पे जो सोलर यूनिट जो बताया जाता है. सो इज इट अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस, ऐसे पूछा गया है. सो बैटरी स्टोरेज, बायोमास, फ्यूल सेल and rooftop solar energy. So options are only 1, only 2. अच्छा, how many पूछा गया question? How many of the above are considered as a distributed energy resources?
In how many type of questions? Do you remember? I told you there is one thumb rule. और 1 2 3 4 होता है, तो क्या thumb rule है? In how many types of questions में? Only 2. Yes, B, right? B. तो अब इस क्वेश्चन का आंसर 2 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ऊपर के जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेस के टाइप है. नाउ टुडे यू विल गो एंड चेक इट आउट व्हाट इज दिस डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेस एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेस. क्लियर प्रणाली? चलिए नाउ लेट्स मूव. Yes. आंसर तो 2 है, बट वो ओनली 2 कौन सा? अब एग्जाम में तो थंब रूल आप फॉलो करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बेसिक पढ़ना आपको जरूरी होता है. दैट्स व्हाई यू विल गो एंड रीड इट आउट. व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेस एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेस. ना क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द, ये बेसिक इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इजी है, स्कूल में शायद आपने पढ़ा होगा. Which one of the following shows a unique relationship with an insect that has co-evolved with it and that is only insect that can pollinate this tree? तो एक नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए कुछ इंसेक्ट्स के, और कुछ ऐसे मतलब ट्रीज हैं कि जिसमें उस इंसेक्ट की वजह से वहां पर पॉलिनेशन होता है. कल शायद मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या बटरफ्लाई इंसान के लिए किसी तरह से सर्विस देते हैं. You remember? I have asked you this question to you. How butterflies give service to, the human beings. Almost all animals which are there in the nature, they are giving one service to the human beings in one or another way. Trees, plants, like almost every thing which is there on the surface of the earth, that is for the benefit of human beings, right? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि नीचे में से कौन सा ऐसा एक ट्री है जिसमें से एक इंसेक्ट है, वो क्या करता है, वो दैट इंसेक्ट की वजह से उस ट्रीज में पॉलिनेशन होता है. पॉलिनेशन होना मतलब क्या? जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में एक स्त्री केशर और एक पुंकेशर होता है, लाइक मेल गैमेले एंड फीमेल गैमेले होता है, और उसी की वजह से उसमें फ्रूट्स क्रिएट होते हैं. अगर वो इंसेक्ट उस ट्रीज पे नहीं रहेगा तो देयर विल नॉट बी पॉलिनेशन एंड देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट. तो कॉन्सेप्ट ट्री में ये पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है. तो ऑप्शंस आर फिग. फिग का मतलब होता है, फिगला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो? फिग. फिग कधी बघितलंय? वडाचं झाड सर. वडाचं नहीं, वडा नहीं, अंजीर. अंजीर माहिती है का तुम्हाला? Yes sir. हाँ, उसको हम कहते हैं फिग. तो आपने कभी अंजीर खाते हुए कुछ इंसेक्ट्स, कीड़े वगैरह दिखाई दिए हैं क्या आपको अंजीर के साथ में? सम इंसेक्ट्स एक्सेट्रा, हैव यू ऑब्जर्व्ड इट? Yes. वडाच्या झाडावर काही किडे वगैरे बघितलेत का तुम्ही? वड नाही, सॉरी, अंजीरच्या झाडावर. झाडामध्ये पण असतात आणि बऱ्याच वेळेस तुम्ही बघतो तो अंजीर जो फ्रूट आहे ना, त्या फ्रूट मध्ये देखील बऱ्याच वेळेस तुम्हाला हे छोटे छोटेसे किडे तुम्हाला दिसत असतील, ज्याला आपण इन्सेक्ट्स म्हणतो. आणि त्या इन्सेक्ट मुळेच त्यांचं काय होतं, पॉलिनेशन होतो, राइट? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फिग. द अदर ऑप्शंस जो दिया गया वो है महुआ, सैंडलवुड एंड सिल्क कॉटन. These are not correct answer. The answer of this question is weak. तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अपने ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर सकते हो. Is it clear? चलिए, now let's move on to next question number 29. Again, butterflies, fish and frogs. 3 ऑप्शन दिए हैं. Butterflies, fish and frogs. 1 2 3. क्वेश्चन पूछा गया, how many of the above have poisonous species among them? Poisonous म्हणजे काय? विषारी. राइट? तो बटरफ्लाय मध्ये देखील विषारी बटरफ्लाय असू शकतात का? इज इट पॉसिबल? हो सर. विषारी मासे असू शकतात? Yes. विषारी फ्रॉग असू शकतात? फ्रॉग मीन्स क्या कहते हैं? यस. तो 1 2 3 थंब रूल क्या है 1 2 3 में? ऑल 3. द आंसर विल बी ऑल 3. इज इट क्लियर? सिंपल. म्हणजे अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स एक्झाम मध्ये बोनस असतात आणि तुम्हाला मार्क करायचा असतो. गॉट इट? Yes sir. चलिए नेक्स्ट. अगेन कॅश्यू, पपाया अँड रेड सँडर्स. रेड सँडर्स या अगोदर देखील प्रश्न विचारण्यात आलेला होता, आहे लक्षात? रेड सँडर्स, Yes sir. रक्तचंदन जे आपण बघितलेलं होतं, राईट? तो पपाया, ऑल ऑफ यू नो पपाया. अँड कॅश्यू. कॅश्यू म्हणजे काय? काजू, बरोबर? Cashew means काजू. हाँ. Yes. So how many of the above trees are actually native to India?
इसमें से कौन से ट्रीज हैं, रेड सैंडर्स, पपाया एंड कैश्यू, इंडिया से नेटिव हैं, मतलब इंडिया के ही हैं, पहले से ही इंडिया में है। तो क्या कैश्यू इंडिया से पहले से ही है या कैश्यू को इंडिया में किसी और ने लाया हुआ था? एनी आइडिया? सर और ने लाया गया है। यस, हमने देखा हुआ था कि ड्यूरिंग colonial period there were many the trees have been brought to India by colonialists, and they have tried to create what you can say the plantation agriculture in India, right? तो उस समय में बहुत सारी चीजें ट्रीज उन्होंने लाई थी, जैसे कि पोटैटो हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पोर्चुगल, बहुत सारे टी, कॉफी एटसेट्रा। तो सिमिलरली कैश्यू इज नॉट इंडियन ओरिजिन, तो इसको बाद में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। इवन पपाया इज ऑल्सो नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन। रेड सैंडर्स, यस सर, इंडियन ओरिजिन। रेड सैंडर्स इंडियन ओरिजिन है। तो आंसर ओनली वन होना चाहिए एज पर मी। यहाँ पे ऑल थ्री तो नहीं होंगे बिकॉज कैश्यू नहीं है, दैट्स व्हाट वी नो। पपाया, आई थिंक पपाया इज ऑल्सो नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन। पपाया इज साउथ ईस्ट एशिया का है, मलेशिया इंडोनेशिया से है। रेड सैंडर्स तो इंडिया में है बिकॉज हमने देखा है कि रेड सैंडर्स ईस्टर्न घाट में ग्रो होते हैं, दे एंड रेड सैंडर आर द एग्जांपल ऑफ द डेसिडियस द फॉरेस्ट। तो ये होना चाहिए। तो confirm it once, what is the answer of this question? If anybody is having official answer key? A sir. A is the answer of this question. Very good. चलिए, now let's move on to next page. RTGs, radio isotope thermoelectric generators, RTGs, रेडियो आइसोटोप। कल हमने देखा था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स एंड हेवी वाटर रिएक्टर्स, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो वैसे ही रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो उससे रिलेटेड कुछ पूछा गया है कि ये कौन से टेक्नोलॉजी से वर्क करते हैं। यस्टरडे लावण्या ने ये पूछा था, लावण्या ने या किसी और ने शायद एक्सप्लेन किया था, फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन एटसेट्रा। तो आरटीजीज आर मिनिएचर फिशन रिएक्टर्स, ये फिशन रिएक्टर्स हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं 24 एंड 25। तो आरटीजीज आर मिनिएचर, मतलब छोटे पैमाने पे फिशन रिएक्टर्स होते हैं। सेकेंड, आरटीजीज आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट पे न्यूक्लियर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट सुना है आपने? हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? जैसे न्यूक्लियर पावर्ड वारशिप होते हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होते हैं, तो वैसे ही न्यूक्लियर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट। रिसेंटली अमेरिका ने स्पेस में न्यूक्लियर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। आई थिंक वन ऑफ द प्राइवेट कंपनी ऑफ अमेरिका, दैट इज टेस्ला, ने इसको लॉन्च किया था। तो आरटीजीज आर यूज्ड, और मैंने आपको बताया था कि जब भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, एप्लीकेशन मतलब किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी एक चीज के लिए किया जाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सच स्टेटमेंट्स आर व्हाट? करेक्ट। जैसे आरटीजीज आर यूज्ड फॉर पावरिंग, मतलब पावर क्रिएट करने के लिए स्पेसक्राफ्ट के लिए, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। थर्ड स्टेटमेंट, आरटीजीज कैन यूज प्लूटोनियम 238। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्लूटोनियम 238 ही इस्तेमाल किया जाता है या कुछ और इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर लाइकली मिस्टेक होने के चांसेस हैं, राइट? पहले वाले स्टेटमेंट में भी शायद करेक्ट है, बिकॉज लुकिंग एट दैट आप यहाँ पर भी फिशन रिएक्टर है या फ्यूजन रिएक्टर, ये कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन फ्यूजन रिएक्टर इसलिए नहीं होगा बिकॉज फ्यूजन रिएक्शन में ना बहुत बड़े पैमाने पे एनर्जी क्रिएट होती है। फिशन रिएक्शन में कंट्रोल्ड क्या कहते हैं, एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, राइट? तो फिशन शुड बी करेक्ट बिकॉज इवन इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यहाँ पर भी फिशन रिएक्टर ही है, दे आर नॉट फ्यूजन रिएक्टर्स, राइट? आपने पढ़ा है, कल मैंने शायद भेजा हुआ था आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिएक्टर्स। Last year also there was a question related to the reactors, FBDR etc. And this year also there is a question related to reactor, right? तो RTGs use plutonium, can है यहाँ पे, तो can का मतलब सही होना चाहिए। RTGs can use plutonium 238 which is a byproduct of weapons development। weapons development का byproduct है plutonium 238। ओके, तो 1 2 3 होना चाहिए या तो 1 and 2 होना चाहिए। व्हाट इज आंसर श्वेता? B sir. B फॉर बॉम्बे, सॉरी D फॉर दिल्ली। B 2 and 3. 2 and 3, okay, 2 and 3, okay, first is wrong।
तो फिर शायद आरटीजीज आर मिनिएचर, ये फिशन वाला शायद रॉन्ग होगा, इट शुड बी फ्यूजन देन। ओके फाइन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यू कैन ऐड दिस वन मोर पॉइंट, दैट इज द आरटीजीज। ये आपको चेक करना है। फ्यूजन रिएक्शन और फिशन रिएक्शन में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड फिशन, दैट्स व्हाट यू विल स्टडी। गूगल जेमिनी से आप इसको करेंगे। क्लियर? चलिए let's move next page. Astronomy related question is statement 1 and statement 2. Which of the above statement is correct पूछा गया। Statement 1, giant stars live much longer than dwarf stars. Giant star मतलब क्या? Giant मतलब बहुत बड़े स्टार, और dwarf star मतलब क्या? छोटे स्टार, छोटे छोटे stars. Giant stars live much longer than dwarf stars. Third statement है compared to second statement compared to dwarf stars, giant stars have greater rate of nuclear reaction। अब यहाँ पर भी न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड बैक क्वेश्चन पूछा गया। तो बेसिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर साइंस को पढ़ना आपको लिए जरूरी था। तो इस बार न्यूक्लियर लास्ट ईयर ऑल्सो न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे 2023। इवन इन 2024 ऑल्सो मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड रिलेटेड टू न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शन, तो अब यहाँ पर मुझे लगता है शायद यूपीएससी ने क्या किया है ना, कंपैरिजन दिया गया है, जायंट स्टार्स एंड डॉर्फ स्टार का कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन में नॉर्मली यूपीएससी क्या करता है, रिवर्स करता है, एम आई राइट? या अब इसमें से रिवर्स में इन दोनों में से कोई तो एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 1 दोनों में से कोई रॉन्ग है। कंपेयर टू डॉर्फ स्टार्स, जायंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। अच्छा, giant stars have a greater rate of the nuclear reaction and giant stars live much longer than dwarf stars। मुझे लगता है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। अगर फर्स्ट वाला स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है, डी शुड बी द करेक्ट आंसर। श्वेता, व्हाट इज आंसर? डी सर। डी फॉर दिल्ली, राइट? यस। ओके गुड। अब यहाँ पे ये है giant star lives much longer than dwarf star। why I considered it wrong? because second statement, because दोनों में से एक स्टेटमेंट तो कोई ना कोई सही है। तो कंपेयर टू डॉर्फ स्टार्स, जायंट स्टार्स हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन ज्यादा होगा तो उसमें जो भी एनर्जी है वो जल्द खत्म होगी या धीरे खत्म होगी? इफ द रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज मोर, देन उसमें से जो न्यूक्लियर रॉ मटेरियल की जो एनर्जी है वो जल्द खत्म होगी या कम खत्म होगी, मतलब धीरे से खत्म होगी? लवकर कमी होईल। लवकर कमी होईल। आणि लवकर जर कमी होत असेल तर नाउ टेल मी, द लाइफ ऑफ द डॉर्फ स्टार विल बी मोर और द लाइफ ऑफ द जायंट स्टार विल बी मोर? बिकॉज सेकंड स्टेटमेंटला आपण जर कन्सिडर केलं कि कंपेयर टू डॉर्फ स्टार्स, जायंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। इफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब जायंट स्टार्स लिव फॉर लॉन्गर टाइम और जायंट स्टार विल लिव फॉर शॉर्टर टाइम। शॉर्टर टाइम, एम आय राईट? बिकॉज त्याचा रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन जास्त आहे, म्हणजे जायंट स्टार्स काय होतात, लवकर संपतात आणि डॉर्फ स्टार नंतर संपेल। म्हणून इथे जे दिलेलं आहे जायंट स्टार लिव्ह मच लॉंगर कंपेयर टू द डॉर्फ स्टार, हे स्टेटमेंट रॉंग आहे। इनफॅक्ट हे कसं आहे, डॉर्फ स्टार्स लिव्ह लॉंगर बिकॉज देअर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज लेस, राईट? अँड जायंट स्टारचं रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज ग्रेटर, म्हणून जायंट स्टार लवकर संपतील बिकॉज त्यांची एनर्जी लवकर संपून जाईल, राईट? सपोज दोन लाकूड आहेत आणि एका लाकूड मध्ये आपण कमी जळाने त्याला जळत आहोत, किंवा टेक एन एक्झाम्पल ऑफ, हा ठीक आहे, लाकडाचंच एक्झाम्पल घेऊयात आपण। एखाद्या लाकूडला आपण कमी जळाने जळत आहोत आणि दुसऱ्या लाकूडला जास्त जळाने जळतात, कुठला लवकर संपेल? जे जास्त एनर्जी प्रोड्यूस करत आहे तो लवकर संपेल, येस और नो? तिथे तेच आहे, इफ द जायंट स्टार आर हॅव्हिंग ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, then of course they will not live for a longer time, they will live for a shorter time. You understood? So giant stars have much longer life than dwarf star. This is wrong. Correct statement काय असेल? Giant star lives shorter period than the dwarf period because their rate of nuclear reaction is high. So suppose हा statement जर असा असला असता, giant stars
लिव्ह शॉर्टर दॅन द डॉर्फ स्टार, आणि स्टेटमेंट सेकंड पण ऍज इट इज तसा असला तर देन आन्सर शुड हॅव बीन ए. इफ फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज लाईक म्हणजे फर्स्ट स्टेटमेंट जर असं असलं असता, जॉईंट स्टार लिव्ह शॉर्टर दॅन द डॉर्फ स्टार. अंडरस्टूड why the first statement is wrong here? How I find out the answer? Yes, sir. चल, समटाइम्स आंसर इज गिवन इन क्वेश्चन इटसेल्फ, तो हमें बस वो फाइंड आउट करना है. यूपीएससी कहीं ना कहीं आपको मदद कर रहा है आंसर आउट फाइंड करने के लिए. बहुत मेनी टाइम्स इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ योर ओन व्हाट यू कैन से कॉमन सेन्स. म्हणजे कॉमन सेन्स म्हणण्यापेक्षा तिथे स्टेटमेंट वाचून त्या स्टेटमेंटमध्ये कुठे आपल्याला युपीएससी मदत करत आहे आन्सर फाइंड आउट करण्यासाठी हे तुम्हाला बघता यायला पाहिजे. आणि दॅट इज पॉसिबल टू थिंग्स. ये पॉसिबल है दो वजहों से. एक है प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर पीवायक्यू, रीडिंग मोर एंड मोर पीवायक्यू, अँड बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर असणं. म्हणजे हे जो वाचलेलं आपण इथे जे कॉमन सेन्स मी जे वापरत आहे, जर न्यूक्लिअर रेट ऑफ न्यूक्लिअर रिएक्टर जर ग्रेट असेल तर त्याची लाईफ कमी असेल, हे एक्झाम मध्ये तुम्हाला क्लिक व्हायला पाहिजे. व्हॉट इट प्रणाली? Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 33. Which one of the following is synthesized in human body that dilates the blood vessel? Blood vessel ला dilate करतो, वाढवतो, and increase the blood flow. Blood flow वाढवण्यासाठी बीपी चे स्टुडंट जे असतात, सॉरी स्टुडंट नाही, बीपी चे पेशंट्स. सो हाय बीपी, लो बीपी, रक्त प्रवाह, प्रेशर वाढत असतो. का प्रेशर वाढतो? बिकॉज त्यांचा जो वेन असतात ते वेनच्या आत काय असतो? कोलेस्टेरॉल असतो. डू यू नो दैट? कोलेस्टेरॉल, गुड कोलेस्टेरॉल, बैड कोलेस्टेरॉल. तो ये अगर बीच वेन में बैड कोलेस्टेरॉल अगर बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. रक्त जो वाहत असतो तो खूप जास्त दबावाने वाढेल. मग अशा सिच्युएशन मध्ये ह्या म्हणजे हे जे वेसल्स आहेत त्याला डायलेट केले जातात. डायलेट केलं म्हणजे काय? जो वेसल्स असतात त्याची साईज वाढवला जातो. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी that dilate the blood vessels and increases the blood flow? तो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड and nitrogen pentoxide. Any idea? Nitric oxide. Nitric oxide, which is required for human body. Yes. The correct answer. अच्छा, कल भी ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन यहीं पर था, हमने डिस्कस किया हुआ था. ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है? Anyone remember? Keep करायचं सर फॅक्च्युअल डाटा. हा, माहित असेल तर करायचं, नसेल तर सोडून टाकायचं. तुम्हाला जर खरंच माहिती आहे, तुम्ही कुठे वाचला असेल, तुमच्या वाचनामध्ये कुठं आलेलं असेल की नायट्रिक ऑक्साईडचा वापर मानवी शरीराच्या कशासाठी वापर केला जातो? म्हणजे ब्लड फ्लोला वाढवण्यासाठी, ब्लड वेसलला डायलेट करण्यासाठी केले जातं. हे तुम्ही कुठं तर वाचलं असेल तर करायचं, बिकॉज हे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे. अँड आय टोल्ड यू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मध्ये चान्सेस ऑफ गेटिंग इट रॉंग इज व्हेरी हाय इफ यू डोंट नो द आन्सर, इफ यू डोंट नो दॅट पर्टिक्युलर फॅक्ट. If you don't know that particular fact म्हणण्यापेक्षा if you don't know that particular information. Got it? But anyways, पण ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको सोर्स बताया था, मनोरमा ईयरबुक. मनोरमा ईयरबुक में जो हेल्थ वाला जो सेक्शन है उसमें ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड काफी अच्छी चीजें दी गई हैं. तो शायद उसमें यू मे कम अक्रॉस दिस दैट नाइट्रिक ऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी. इज इट क्लियर? सेम ऐसा क्वेश्चन 2023 में ऐसा ही सिमिलर एक क्वेश्चन पूछा गया था. आपने अगर देखा है ना 2024 में ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 2024 इज बेस्ड ऑन 2023. लाइक दिस रिएक्टर वाला क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट, एंड दिस जायंट स्टार, डॉर्फ स्टार इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट, एंड इवन दिस नाइट्रस ऑक्साइड थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34. स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 है. Let's read it out. What are the statement? Let's try to find out the answer. Question पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. In how many of the above activities can radars be used? रडार का इस्तेमाल, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. टेक्नोलॉजी है रडार, और रडार का इस्तेमाल कौन से चीजों में किया जा सकता है? कैन बी यूज. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन में नहीं है. क्वेश्चन में क्या है तो क्या होगा फिर? In how many of the activities can the radars be used? Radar, all of you know radar? रडार काय असतं माहिती सर्वांना? Yes, sir. रडार म्हणजे युद्धाच्या वेळेस रडारचा वापर केला जातो. राईट? एखादा शत्रूचा मिसाईल आला किंवा एखादा
आपण काय म्हणतो की एरोप्लेन आला तर रडार त्याला कॅच करत असतो, राईट. तो खालीलपैकी कुठल्या गोष्टीमध्ये रडारचा वापर केला जाऊ शकतो असं त्यांनी विचारलेलं आहे. ऑप्शन्स आहे आयडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पॅसेंजर ॲट एअरपोर्ट्स इन एअरक्राफ्ट. म्हणजे नार्कोटिक्स म्हणजे औषधे. कुठली औषधं म्हणण्यापेक्षा आपण औषध नाही म्हणू, आपण त्यांना आपण काय म्हणू, नार्कोटिक्स It is type मीन्स of drug. मादक द्रव्य म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये. मादक द्रव्य म्हणजे नशा आणणाऱ्या गोष्टी, जसं ड्रग्स या व्हॉट यू कॅन से MD मेफेड्रिन नावाचं एक मेफेड्रिन नाम से एक ड्रग है. तो ये नार्कोटिक्स को आइडेंटिफाई करने में क्या रडार का इस्तेमाल किया जा सकता है. हॅव यू सीन एअरपोर्टवर किंवा आजकाल इव्हन रेल्वे स्टेशन मध्ये देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथे स्कॅनर असतो जो तुमच्या बॅग वगैरे स्कॅन करतात, हाँ, प्लेन में बैठने से पहले पूरा चेक करते हो. चेक करते हैं. हाँ. तो आपके मतलब बैग में कोई नार्कोटिक्स भी नहीं बट कोई वेपन तो नहीं है या कुछ ज्वलनशील वस्तु तो नहीं है, ऐसे करने के लिए तो वहां पर रडार का इस्तेमाल किया जा सकता है. सेकेंड, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, बारिश कितनी हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, उसके लिए भी किया जा सकता है. थर्ड है ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल के माइग्रेशन मतलब अगर कोई एनिमल है, टाइगर वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं तो क्या उसके लिए भी रडार का इस्तेमाल किया जा सकता है. मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे कि रडार का इस्तेमाल क्या किया जा सकता है. लास्ट ईयर एक सिमिलर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के एग्जाम में, किसी को याद है विच क्वेश्चन इट वाज देयर इन 2023? सिमिलर ऐसे एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था. सैटेलाइट नेविगेशन सर. नहीं, सैटेलाइट नेविगेशन उन्होंने पूछा था कि सैटेलाइट नीचे में से कौन से कंट्री में अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, ऐसा उन्हें पूछा था. ऐसा क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा था सिमिलर. एक्सेलेरोमीटर होता सर. यस, एक्सेलेरोमीटर. यू रिमेंबर दैट क्वेश्चन. एक्सेलेरोमीटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, मतलब टू टर्न ऑफ द फॉलोइंग लैपटॉप्स का जो वो होता है मदरबोर्ड वगैरह कुछ तो था, उसको रोकने के लिए, या फिर मोबाइल को का रोटेशन चेंज करने के लिए एक्सेलेरोमीटर का इस्तेमाल. चलाते टाइम पे. एंड एक और एक्सेलेरोमीटर का इस्तेमाल 2-3 चीजें उन्होंने बताई थी एप्लीकेशन कहाँ हो सकता है, तो उसमें हमने देखा था आंसर क्या था, ऑल राइट. हर जगह पे उसका इस्तेमाल हो सकता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे जब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना किसी एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं, जैसे कि इन विच अमंग द फॉलोइंग सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम कैन बी यूज्ड, और इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर दे हैव आल्सो आस्क्ड क्वेश्चंस लाइक इन विच एरियाज जीपीएस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड है. तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया रडार का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है. आंसर तो थंब रूल के हिसाब से ऑल 3 होना चाहिए. श्वेता, इज इट ऑल 3? सर Only- नार्कोटिक्स साठी एक्सरे असू शकतं ना. सॉरी, नार्कोटिक्स चेक करायसाठी एक्सरे असू शकतं ना. असू शकतात, एक्सरे पण असू शकतात, पण रडारचा पण वापर केला जाऊ शकतो तिथे, मे बी. मतलब आय थिंक सो. आंसर काय आहे श्वेता फॉर दिस क्वेश्चन? B sir, only 2. ओनली 2. अच्छा, हाउ मेनी पूछा है, राइट? सॉरी, हाउ मेनी 1 2 3. हाँ, नार्कोटिक्स में शायद नहीं है. यू आर राइट प्रणाली. नार्कोटिक्स के लिए रडार का नहीं, नार्कोटिक्स के लिए वहां पर IR का इस्तेमाल किया जाता है, शायद इंफ्रारेड रेस का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सरे का भी इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, तो ओनली 2 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, बट एनीवेज अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है. तो स्टडी अबाउट रडार्स, रडार टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, यू नीड टू स्टडी अबाउट इट, और कहाँ कहाँ रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है. क्लियर? यस सर. Yes sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35. How many of the above are considered as the 5th generation fighter aircraft? जैसे मोबाइल में भी होता है ना 5G 4G 3G, तो वैसे वेपन में भी अलग अलग जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं. तो ऊपर में से कितने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है क्वेश्चन पूछा गया. रफाल, MiG-29 एंड तेजस MK1. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर 5th जनरेशन? तो मुझे लगता है रफाल नहीं है, रफाल इज 4.5, रफाल इज ऑल्सो नॉट 5th जनरेशन. मिग भी शायद नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉट 5th जनरेशन. तेजस इज ऑल्सो ऑफ कोर्स नहीं होगा.
आंसर शुड बी नन. इज इट नन, श्वेता? Yes, sir. B. नन. यस, ये ट्रैप वाला क्वेश्चन था. नन मतलब कोई भी फिफ्थ जनरेशन नहीं है. तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था बिकॉज पिछले 2-3 सालों से लगातार इंडियन गवर्नमेंट इज बाइंग द एयरक्राफ्ट, वेरियस डिफेंस what you can say the weapons from the other countries. So India has not developed our own fifth generation fighter aircraft. तो recently हमने एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट शायद हमने परचेस किया है फ्रॉम अमेरिका. कौन सा किया है, गो एंड चेक इट आउट. एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट? F-15 पता है? F-15 was in the news recently. F-15E, ईरान ने उसको मार गिराया था. यू रिमेंबर दैट? Yes. तो F-15E is considered as a fifth generation fighter aircraft. इतना एडवांस लेवल का फाइटर एयरक्राफ्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान हैज बीन एबल टू शॉट डाउन दिस F-15E, द फाइटर एयरक्राफ्ट. तो ये इस तरीके का अगर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट का जनरेशन, कौन सा जनरेशन है, क्या टेक्नोलॉजी है, न्यूज में जब आता है तो यू नीड टू नोट इट डाउन इन योर नोट्स. हाइड्रोजेल्स का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? इन विच अमंग द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स आर यूज्ड? तो कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स. मुझे लगता है ऑल होना चाहिए. इज इट ऑल, श्वेता? Only one. Only one. A only. Okay. Hydrogels. Fine. Go and study what is hydrogel. कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स, पेशेंट्स में ड्रग डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होता है. मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स. ठीक है, इसमें नहीं है. फाइन. फ्यूल सेल. लास्ट ईयर आल्सो दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो which one of the following is exhaust pipe emission from fuel cell electric vehicle powered by hydrogen? तो ये फ्यूल सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया. शायद कल मैंने आपको ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर की है, राइट? ग्रीन हाइड्रोजन. Yes, sir. तो ग्रीन हाइड्रोजन इज यूज्ड इन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल. और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल में व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट? ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम H2O. पाण्यापासून ग्रीन हायड्रोजन बनवला जातो H2O को स्प्लिट करके, राइट? आणि H2O को स्प्लिट करके अगर किया जाएगा तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा? आई थिंक वाटर वेपर. Yes. वाटर वेपर ही होगा एमिशन. तो ये इसके पहले 2024 का क्वेश्चन है. सिमिलर सच क्वेश्चन हैज आल्सो बीन आस्क्ड अर्लियर आल्सो. मुझे लगता है 2012-14 में भी फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पे क्वेश्चन पूछा गया था. The question is repeated, but question is been asked in a different way. So go and check it out. What was the question asked related to fuel cell? So fuel cell technology क्या है? That also you need to study for basics. Got it? ठीक है. Next है recently the term pumped storage hydropower. Pumped storage hydropower. Energy के नए जो टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में. Recently, the term pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which among the following? ये pumped storage hydropower किससे related discussion में था? Irrigation of terraced crop field, lift irrigation of cereal crops, long duration energy storage, and rainwater harvesting system. Is it C? Because this is again a very straightforward question. अगर आपको पता है तो ये अटेंड करना है, otherwise you can skip it out. C, sir. C for Calcutta, right? Yes. Okay, got it. Long duration energy storage. Energy storage system, wrote it down. Energy storage system, energy storage technology. Because energy को store करना ये बहुत ही ज़्यादा critical चीज़ है, right? Energy can be produced easily, but to store the energy, it is going to be a very difficult task, right? So energy storage system ये आपको इन डिटेल में बेसिक की स्टडी आपको करना है. नेक्स्ट, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स. यू रिमेंबर बायोफिल्टर्स? 2023 क्वेश्चन पेपर बायोफिल्टर्स याद है आपको? हाँ. तो Yes, ये कल ही हुआ था इसका डिस्कशन. यस, तो उसी वैसे ही सिमिलर एक क्वेश्चन है कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ. कौन से कंटेक्स्ट में मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स
के बारे में चर्चा की जाती है। ऑप्शंस है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, आईवीएफ टेक्नोलॉजी, याद है लास्ट मुझे लगता है शायद 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, आईवीएफ टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहा जाता है उसे, एआरटी। मतलब जिन कपल्स को बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए अब नए नए टेक्नोलॉजीज आए टू हेल्प देम टू हैव द चिल्ड्रंस, राइट। एआरटी टेक्नोलॉजी, आईवीएफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारे से अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं जिसको हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब रिप्रोडक्शन के लिए नए नए टेक्नोलॉजीज डेवलप किए जा रहे हैं, नए नए चीजें चेंज किए। तो क्या ये मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर उससे रिलेटेड पूछा गया है? तो दिस इज नॉट एक्चुअली, बट स्टिल यू नीड टू गो एंड चेक इट आउट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ assisted reproductive technology. That's what you need to check it out. Is it clear? तो assisted reproductive technologies क्या होता है? You need to study. Second, drug delivery nanotechnologies. ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजी, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी में ड्रग डिलीवरी के लिए क्या इसका इस्तेमाल होता है। सेकेंड, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, वैक्सीन प्रोडक्शन में क्या इसका ये नाम बार बार आ रहा था। लास्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज। Yes, do you remember biofilters? Biofilters are used in waste water management, waste management, etc. Last year, previous 2023 में ही था। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी डी, आई थिंक। इफ वी सी 2022 का 23 का क्वेश्चन पेपर अगर हम देखेंगे तो डी होना चाहिए। श्वेता, इज इट करेक्ट? Yes, sir. D. डी। So I could solve this question by reading by studying the 2023 question paper, because वहां पर बायोफिल्टर के बारे में पूछा गया था। बायोफिल्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स। तो बायोफिल्टर में कुछ फंगाइज एंड कुछ बैक्टीरियाज आर यूज्ड टू रिमूव द impurities from the wastewater. Is it clear? So these are all the questions of 2024 prelims exam. Science and technology question. समझ में आ रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? What should be your approach while solving the questions of science and technology? Is it clear? हाँ Let's check it out if there are any other questions on science and technology in 2024. शायद इतने ही होंगे, but still we will check it out if there are any other questions. Remaining questions we have discussed history, polity, economic के कुछ, इकोनॉमी नहीं but ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पास किया गया था, तो 2024 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। बार बार आ रहा है न्यूज़पेपर में। आज शायद उसका डिबेट और डिस्कशन चालू हो गया होगा लोकसभा चैनल पर। गो एंड चेक इट आउट। Fine. So these are all the questions of science and technology in 2024. 2024 में जितने भी सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए उन सारे टॉपिक्स का बेसिक आपको स्टडी करना है। Tomorrow we will discuss 2025 and make the list of the topics which you are supposed to study for 2026 exam. Is it clear? Shall I share you this marked copy so that you can get the topics of science and technology? कौन से टॉपिक्स आपको बेसिक के लिए करना है? I will also try to send the what you can say notes to you. Like कल मैंने जैसे Google Gemini का एक लिंक आपको भेजा हुआ था, वैसे आज also I will share it with you. Clear? You can take a print out of that. शायद आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो उस इंफॉर्मेशन का जो मैंने कल शेयर किया हुआ है। तो जस्ट बिफोर द एग्जाम यू कैन रिवाइज इट ट्वाइस, 2 बार 3 बार 4 बार उसको करो। ज्यादा नहीं करना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ना, बस 10 से 12 पेजेस ही होने चाहिए, उससे ज्यादा पेजेस नहीं होने चाहिए। मेनी कोचिंग क्लासेस, मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें दी गई होती है। बिलीव में
कम से कम 1000 पेजेस के नोट सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होते हैं, उसमें से हार्डली 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट आप जिस तरीके से मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करोगे तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू सॉल्व 4 to 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट 10 to 11 पेज नोट्स। सम क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व इट बाय कॉमन सेंस। इज इट क्लियर? अंबिका, श्वेता, समीन, रचना, कळत आहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? रचना, इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? Yes, sir. प्रणाली, इज इट क्लियर? Yes, sir. सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंटरेस्ट मुझे लगता है अभी आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा कि व्हाई पीवाईक्यू एनालिसिस इज बिकमिंग इट हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट नाउअडेज Yes, sir. एंड व्हाई एवरी कैंडिडेट इज टॉकिंग अबाउट पीवाईक्यू एनालिसिस। बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट दे जस्ट स्टडिंग बट दे डोंट डू द एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू। तो ये बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, आपने देखा भी होगा बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो सक्सेसफुल है इस बार के, तो उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरे या तीसरे साल प्रिपरेशन में उन्हें ये रियलाइज हुआ कि दे नीड टू स्टडी लेस, दे नीड टू यूज मटेरियल लेस एंड दे नीड टू फोकस मोर ऑन पीवाईक्यू। ये दूसरे साल बिकॉज 2 बार 3 बार 1 बार 2 बार 3 बार मिस्टेक करने के बाद उन्हें खुद समझ में आ जाता है कि वेयर वी आर मेकिंग द मिस्टेक्स। देन दे हैव रियलाइज्ड इट दैट हमारा प्रिपरेशन का जो अप्रोच होना चाहिए वो पीवाईक्यू बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। बिकॉज अदरवाइज व्हाट हैपेंस, बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं, पीपल आर सेलिंग देयर मटेरियल, पीपल आर कमर्शियल हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसे वो मार्केट में बेच देते हैं बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी। तो वाकई में वो एग्जाम के ट्रेंड के हिसाब से, एग्जाम के नीड के हिसाब से है या नहीं है, ये हमें पता नहीं होता है। सो दैट्स व्हाट वी आर, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में ये यहाँ पर ये मिस्टेक कर जाते हैं। Yeah, of course, basic study करना है आपको, but after doing the basics, you need to focus more on PYQ and PYQ से आपको ना ये पता चल जाता है कि कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है और कौन सी चीजें पढ़नी है। Is it clear? Yes. प्रणाली? Yes, sir. चलिए, यस, कुछ और पूछना है? मुझे समीन, श्वेता, हाँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एनसीईआरटी नहीं होती क्या? नहीं, जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी फॉर साइंस एंड टेक। मतलब मेरे को अभी समझ में आया क्योंकि कि इसकी वजह हाँ। यह है बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेवन यूपीएससी में, दे आर आस्क्ड फ्रॉम द न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन देखा था 2022 में, व्हाई वाटर इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब पानी में मैक्सिमम चीजें क्यों डिसॉल्व हो जाती है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था कि जो कि एनसीईआरटी पढ़कर आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 6th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे ना तो एटलीस्ट इट विल टेक 4 to 5 months फॉर यू। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मतलब उसके बावजूद भी ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि जो क्वेश्चन विदाउट रीडिंग एनसीईआरटी आल्सो यू कुड हैव इजीली सॉल्व इफ यू हैव स्टडीड द साइंस, बेसिक साइंस इन स्कूल। थोड़ा सा अच्छे से अगर आपने पढ़ा है कि पाण्याला वैश्विक द्रावक का म्हणतात, व्हाई वाटर इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, अगर आपने स्कूल में पढ़ा है और आपको समझ में आ गया होगा, देन दैट आंसर कुड हैव बीन सॉल्व्ड वेरी इजीली, राइट? तो एक क्वेश्चन होता है, 1-2 क्वेश्चन होता है जो आप एनसीईआरटी से पढ़ के सॉल्व कर सकते हो, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो साइंस एंड टेक में जो पूछे जाते हैं ना, दिस इज रिलेटेड टू न्यूज़पेपर। जैसे कि ये राफेल वाला जो क्वेश्चन था, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, नैनो टेक्नोलॉजीज के बारे में जो अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, the other questions also like other questions like hydrogels, the questions like 2-3 क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किया हुआ है, reactors with different types of reactors, these are all questions could be solved by reading newspaper। और इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज में मेनी टाइम्स जो नई टेक्नोलॉजी न्यूज में आती है उससे रिलेटेड एक्सप्लेन किया जाता है नया, जैसे कि अरिघात के बारे में भी आया हुआ था एक्सप्लेनेशन। यस और नो? हाँ। तो एक्सप्लेन करंट अफेयर्स में एक्सप्लेन पेज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मैक्सिमम पिछले 1 साल 1.5 साल से जो न्यूज में आया हुआ उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ द स्टूडेंट्स नाउ हु वांट टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर एग्जाम, तो आपके बाद से इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज पर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आएगा वो आपको नोट डाउन करके रखना है। इज इट क्लियर? यस
यस सर check. So that is why हाँ that is why no need of reading NCERT for science and tech. Check. मतलब Shall सर we stop? अभी मुझे समझ में आया कि ओनली 4 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी हमको पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स. Yes, right. Fine. So we'll stop it here. See you tomorrow.